और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की एक बड़ी खबर से। बड़ी खबर यह है, विरोधी मोदी को हराने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 में जीत की गारंटी तय कर दी है। समान कानून। प्रधानमंत्री आज भोपाल में थे और भोपाल में प्रधानमंत्री ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। प्रधानमंत्री ने बता दिया, विरोधी कुछ भी कर ले, प्रधानमंत्री के पास वो मंत्र है जिसके बाद 24 में तीसरी जीत और हैट्रिक लगाने वाले हैं पीएम मोदी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। विरोधी तैयारी कर रहे थे जब मोदी अमेरिका और मिस्र में थे कि अब मिलकर तो रोक लेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने जो यॉर्कर मारे वो देखिए जरा। अकेला एक यूसीसी ही आपको यूनिफॉर्मिटी चाहिए? वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। सभी दलों को, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बुला के चर्चा करनी चाहिए। जब चुनाव की किश्ती आपकी डूब रही है तो आप ध्रुवीकरण चाहते हो। मोदी के पीछे विरोधियों ने मोदी को रोकने की पक्की प्लानिंग कर ली थी। ठान लिया था अब की बार मिलकर मोदी पर वार। लेकिन अब बारी प्रधानमंत्री मोदी की थी। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। मैदान था भोपाल का तो मोदी ने मंच से 2024 का एजेंडा सेट कर दिया और 2024 के लिए समान नागरिक संहिता की ऐसी यॉर्कर डाली कि विरोधियों की गुल्ली उड़ना तय है। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? यही बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री की वो 5 यॉर्कर कौन सी हैं जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पीएम में को 24 में कोई नहीं हरा सकता। देखिए कौन से। अब ये देख रहे हैं वो गिल्लियां उड़ रही हैं एक एक करके, आप देख रहे हैं 24 का एजेंडा है। पहली यॉर्कर यूसीसी, जिसको खेलना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि उस पर हामी भरनी सबके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, यानी समान नागरिक संहिता। इसलिए पहली यॉर्कर पर गिल्ली उड़ना तय है। दूसरा है भ्रष्टाचार, सब पर आरोप है, इसलिए दूसरी भी खेलना मुश्किल हो जाएगी। तीसरा है परिवारवाद, ज्यादातर परिवारवाद के आरोपों में घिरे हैं, सबके पिता दादाजी सियासत में रहे हैं, तो तीसरी यॉर्कर भी खेलना मुश्किल है। चौथी है पसमानदा मुसलमान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पसमानदा मुसलमान, पिछड़े मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया गया। और पांचवी यॉर्कर है 3 तलाक। इस पर भी जुबानें सिल जाती हैं। तो ये पीएम मोदी की 5 यॉर्कर जो आज भोपाल से सामने आई हैं, इनमें सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी है समान नागरिक संहिता। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं समान नागरिक संहिता पर जरा देखिए विरोधियों का टेक क्या है। ये आप देख रहे हैं, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा समान नागरिक संहिता पे कौन क्या कहता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि समान नागरिक संहिता पर पीएम मोदी ने आज क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा, देश 2 कानूनों पर कैसे चल सकता है? समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। समान नागरिक संहिता, भारत के संविधान में नागरिकों के समान अधिकार की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है समान नागरिक संहिता लाओ,
लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग हैं और बीजेपी यूसीसी की पैरवी करती है। पार्टी स्टैंड इसको लेकर बिल्कुल साफ है। एक ही देश में दो तरह के कानून क्यों चलें? बीजेपी का यह कोर मुद्दा रहा है। बीजेपी के हर घोषणा पत्र में यूसीसी का जिक्र हुआ है। अब इस पर विरोधियों का टेक क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी से शुरू करते हैं। राहुल गांधी यानी कांग्रेस का टेक है, केंद्र सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। मोदी सरकार ध्रुवीकरण के अपने एजेंडे को वैधानिक बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने यूसीसी की परिभाषा पूछी थी। समान नागरिक संहिता क्या है यह बताइए। संविधान में यूसीसी का जिक्र है। समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास होगा, लेकिन इसकी कोई साफ परिभाषा नहीं है। इस्लाम, ईसाई या किसी धर्म की अच्छी बातें पहले से लागू हैं। सरकार समाज में भेदभाव फैलाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल का टेक क्या है? केजरीवाल कहते हैं यूसीसी को तैयार किया जाना चाहिए। यूसीसी के लिए संविधान के आर्टिकल 44 में ऐसा कहा गया है। ऐसा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सभी समुदायों से बातचीत और सहमति से होना चाहिए, यह केजरीवाल का कहना है। नीतीश कुमार का टेक इस पर यह है कि यूसीसी के मुद्दे पर सभी पक्षों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। बीजेपी वोट बैंक की राजनीति करती है। ममता का कहना है कि केंद्र सरकार विभाजनकारी राजनीति को हवा दे रही है। यूसीसी के जरिए सरकार महंगाई पर काबू पाने और रोजगार देने में विफल रही है। 2024 से पहले विभाजनकारी नीति की आग भड़काने की कोशिश है। उद्धव ठाकरे का टेक यह है कि जो भी यूसीसी ला रहे हैं उन्हें यह सोचना चाहिए कि इसमें केवल मुसलमानों को ही नहीं, हिंदुओं को भी दिक्कत होगी। यानी उद्धव की शिवसेना का कहना है कि यूसीसी से हिंदुओं को भी दिक्कत है। गोवध पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक बैन लगाना होगा। यूसीसी को गोवध की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। अखिलेश का कहना है भारतीय संविधान ही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बाबा साहब ने संविधान दिया है, यही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बीजेपी के लोग नफरत फैलाकर समाज में खाई पैदा कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति नहीं चलने वाली। आज के आपातकाल के हालात पहले से ज्यादा खराब हैं। ओवैसी ने कहा कि आप हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म करेंगे। इसकी वजह से हर साल 3064 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू में शादी जन्म जन्म का साथ है। भारत के मुसलमान को टारगेट करना यूसीसी का मकसद है। तो अब सवाल बड़ा बुनियादी है। वो सवाल यह है कि 24 के चुनाव से पहले यूसीसी का दांव सारे विरोधियों को परेशान कर गया। अब किसी को समझ नहीं आ रहा इस पर जवाब क्या दें। सुनिए जरा पीएम मोदी ने क्या कहा और उस पर विपक्ष क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के बारे में क्या बोलना चाहिए, इसका एक नया नमूना देश के सामने रहता है। कई भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे जिनके हाथ में स्टेट चलाने की जिम्मेदारी है और लोगों का समर्थन है। ऐसे साथियों के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट करना कहाँ तक सामुदायिक है, इस बारे में प्रधानमंत्री ने सोचने की आवश्यकता है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? ये देश जो है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत से मिल के बना है और ये गुलदस्ता है और इस गुलदस्ता में बहुत सारी चीजें हैं जिसके अलग अलग उनके मानने वाले हैं। तो उन सब चीजों, सबका भावनाओं को हमको देखना होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं और फिर आप गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में मुसलमान अपना घर नहीं बेच सकता, हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता। आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अभी भी आपकी सरकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में वहां पर एग्रीकल्चर लैंड नॉन हिमाचली नहीं ले सकता। चलो प्रधानमंत्री आप ले लो, अपनी वहां एग्रीकल्चर लैंड लेके दिखाओ आप।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो, चलो पंजाब में बोलिए प्रधानमंत्री, आप जाकर बोलिए पंजाब में, सिखों से बोलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। पंजाब के लोगों को बोलिए, देखिए क्या रिएक्शन होता। और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं, उनका मकसद वही है। आपको समान नागरिक संहिता पर बहुत से लोग बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन मैं आपको सीधे सरल शब्दों में बताने जा रहा हूं ये यूसीसी क्या है। कानून की बातें अमूमन पेचीदा होती हैं, आसानी से समझ नहीं आती, तो मैं आपको सीधे सरल तरीके से बताने जा रहा हूं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, बिल्कुल सरल भाषा में जो आपको समझ भी आएगी। हर देश में दो तरह के कानून होते हैं, कोई भी देश हो। कानून दो कौन से? पहला क्रिमिनल कानून, दूसरा सिविल कानून। क्रिमिनल यानी अपराध। क्रिमिनल कानून में क्या क्या आता है? चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे केस क्रिमिनल कानून। इसमें सभी समुदाय धर्म के लिए एक ही सजा है, यानी क्रिमिनल कानून कोई भी हो, हिंदू हो तब भी वही सजा, मुसलमान हो तब भी वही सजा, ईसाई हो तब भी वही सजा। यह क्रिमिनल कानून में कत्ल हिंदू ने किया हो या मुसलमान ने किया हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफआईआर, सुनवाई और सजा में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन शादी, ब्याह, संपत्ति से जुड़े मामले आते हैं सिविल कानून में। शादी, ब्याह और संपत्ति, इसमें परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की भूमिका आ जाती है। इसमें सजा के बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर होता है, यानी क्रिमिनल कानून में अगर कोई क्राइम हुआ है तो अपराध के लिए सजा होगी, लेकिन सिविल कानून में सजा नहीं होगी, मुआवजा देना पड़ेगा। अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति को लेकर कानून अलग अलग हैं, यानी जो सिविल कानून है यही पर्सनल है जो धर्मों के हिसाब से है। इस तरह के कानूनों को क्या कहते हैं? पर्सनल लॉ। हिंदुओं का कोई पर्सनल लॉ नहीं है। हिंदुओं की पर्सनल लॉ यानी धार्मिक लॉ नहीं है। हिंदुओं की शादी होती है हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए। मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है। सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ है। सभी पर्सनल लॉ को खत्म करने की तैयारी है। देश के हर नागरिक के निजी मामलों में एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी जब सबके लिए सिविल कानून एक जैसा हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आ जाएगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी, कैसा कानून होगा, उसमें क्या क्या सबके लिए एक समान होगा। यानी हिंदू विवाह हो या फिर मुसलमान शादी हो, कुछ भी हो, कोई किसी भी धर्म का हो, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या तय होगा एक जैसा कि शादी की उम्र को लेकर एक नियम होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई 18 में शादी कर ले, कोई 21 में कर ले, कोई 14-15 में कर ले। सबके लिए एक कानून, शादी की उम्र सबकी एक हो जाएगी। तलाक के आधार से जुड़े नियम सबके एक हो जाएंगे, सबको तलाक लेने का तरीका एक होगा। तलाक से जुड़ी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो सबके लिए एक हो जाएगा। जो मेंटेनेंस तय करना है तलाक के बाद महिला के लिए, वो मेंटेनेंस एक जैसा हो जाएगा। उसकी जो पूरी प्रक्रिया है मेंटेनेंस को हासिल करने की, वो भी एक हो जाएगी। इसके अलावा गोद लेने का अधिकार अलग अलग है, गोद लेने का अधिकार एक जैसा हो जाएगा। गोद लेने की प्रक्रिया भी एक जैसी हो जाएगी। उत्तराधिकार और विरासत के जो नियम है वो भी एक समान होंगे। पति और पत्नियों की संख्या भी एक होगी, क्योंकि हिंदू अगर एक बार में एक ही शादी कर सकता है तो मुसलमान भी एक बार में एक ही शादी कर पाएगा। 4 की इजाजत खत्म। परिवार नियोजन से जुड़े भी इसमें नियम शामिल हो सकते हैं। यह होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब सुनिए जरा इस पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद साहब क्या कह रहे हैं। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। आप यूनिफॉर्मिटी, इक्वालिटी को मानते नहीं। जब मानते आप, वहां पर हिंदू एक्सेप्शन दे देंगे आप।
तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? वो करना चाह रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास की बात की, 3 तलाक को समाप्त करने की हिम्मत की बात है। कैसे तुष्टीकरण की जगह संतुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं। क्यों देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, जो संविधान भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी कहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात। देश का जब संविधान आया, कानून आया, हिंदुओं के लिए तभी कानून बन गया, तो फिर बाकी धर्मों के लिए क्यों नहीं बना? सबका अलग अलग क्यों? कभी सोचा आपने? क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, लेकिन हिंदुओं के लिए कानून है? ये कैसे हुआ? इसके पीछे क्या वजह है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, हुआ ये आप देख रहे हैं, ये हमारे संविधान और कानून निर्माता हैं। 1941 में हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड की मांग हुई, 1941 में, यानी आजादी से पहले। ये आप देख रहे हैं, भीमराव अंबेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू, और सबसे कॉर्नर पर जो आपको नजर आ रहे हैं वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आजादी के बाद हिंदू कोड बिल पेश कर दिया गया। 1948 में संविधान सभा के सामने बिल पेश हुआ, 1948 में, आजादी के बाद। इसका मकसद बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा से आजादी दिलाना था। तो जनसंघ के नेता उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब समेत कई लोगों ने उस वक्त भी विरोध किया था। उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया था, इतना विरोध हुआ था। 1948 की बात हो रही है। आज 23 में भी विरोध हो रहा है, सोचिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ का। इसके बाद अंबेडकर साहब ने नेहरू जी को पत्र लिखा। तब पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को झुकना पड़ गया विरोध के आगे। लेकिन 1955 और 56 में 4 हिस्सों में हिंदू बिल आया। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया पहले, यानी शादी का तरीका क्या हो एक कानून के तहत। हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956, यानी किस तरह से उत्तराधिकार तय किया जाए, संपत्ति का बंटवारा। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया, यानी कैसे गोद लेना है और कैसे मुआवजा दिया जाए। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 आया। ये सारे एक्ट अलग अलग 4 हिस्सों में आए। इसके बाद हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार मिला, दूसरी जाति में विवाह संपत्ति का अधिकार मिला, बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिल गया, पुरुषों की 1 से ज्यादा शादी पर रोक लगा दी गई 1948 में। महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार मिला। तो सवाल यह है कि तभी मुस्लिम और या इसे इस तरह से कहिए कि तभी समान नागरिक संहिता भी आ सकती थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन विरोध था। क्या उस वक्त वोट बैंक को सेटिस्फाई करना था, या यह माना गया कि मुसलमान अभी उस हालत में नहीं है कि उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आया जाए? यह कहा गया वक्त आएगा, वो आगे बढ़ेंगे, तब खुद परिस्थितियां बनेंगी, तब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। लेकिन सोचिए, 1948 से 2023 आ गया, अब तक वो हालात बने ही नहीं क्या, या बनने नहीं दिए गए। देखिए अब विरोध किस बात को लेकर है, विरोध किस बात को लेकर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमेशा से विरोध होता रहा। सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय के लोग करते रहे। संविधान के अनुच्छेद 25 का वो तर्क देते हैं, अनुच्छेद 25 का, आर्टिकल 25 का। बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि आर्टिकल 25 में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये शादी ब्याह जो है, ये भी हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 कहता है। शादी ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामले में कानून थोपने को गलत बताते हैं। शरिया कानून 1400 साल पुराना माना जाता है, इसे वो अपने आस्था का विषय मानते हैं। एक समान कानून से धार्मिक आजादी छीनने का डर, वोट बैंक के लिए भी कुछ दल इसका विरोध करते हैं। बुनियादी सवाल यह है कि कहते हैं आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आर्टिकल 25 देता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
तो आप अपने धर्म का पालन कीजिए, धर्म की उपासना कीजिए, यह अधिकार देता है। आप अगर 4 शादियां करके किसी दूसरे के राइट में अतिक्रमण कर रहे हैं, यह अधिकार नहीं देता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहा है विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद। केवल ये इस तरह की जो बातें बौखलाहट है नरेंद्र मोदी जी की, उनको लग रहा है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं देश के, उनसे संभल नहीं रहे हैं। ये केवल एक हताशा का एक लक्षण है। अब बौखलाहट तो उनके बयानों से जाहिर हो रही है। अगर यूसीसी इतना ही जरूरी है तो 9 साल तक आप क्यों इंतजार कर रहे थे? आप इंतजार कर रहे थे कि 2024 का चुनाव आएगा तब आप इस मुद्दे को उठाएंगे। सिर्फ चुनावी मुद्दा है इसके। ये सरकार ये नहीं बता सकती है कि यूसीसी का ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे बनाओगे, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। जब इन्हीं का लॉ कमीशन ने एक बार इसको रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा क्यों लेकर के आए? इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें कि उत्तराखंड है या कई और राज्यों में जब चुनाव आता है तो यूसीसी की बात करते हैं, जब सरकार में रहते हैं 5 साल तक चुप रहते। वोट बैंक की पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, जो हर बार चुनाव के मौके पर ऐसे बिंदु तलाश करती है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो और भाजपा को फायदा हो। यूसीसी के कोई खिलाफ नहीं है। सभी दलों को, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला के चर्चा करनी चाहिए। यूसीसी या जो आप कानून की बात कर रहे हो, सबके लिए एक कानून हो तो आप करें तो क्या करें? पूर्वोत्तर में साफ हो रहे हो, हिमाचल हार रहे हो, कर्नाटक बुरी तरह हार रहे हो, दिल्ली साफ हो रहा है आपका। जब चुनाव की किश्ती आपकी डूब रही है तो आप ध्रुवीकरण चाहते हो, सिर्फ ध्रुवीकरण और कुछ नहीं। यूसीसी को पहले पढ़ना होगा ना प्रधानमंत्री जी। आप 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पन्ना दर पन्ना बिना किसी के सहयोग के पढ़िए, शायद सहयोगी आपका नुकसान कर देंगे। और जो हमारे संविधान सभा की बैठकों में उस पर जिक्र हुआ था, आप इसको डॉग विसिल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, ट्राइबल कस्टम्स का क्या करेंगे? विविधता भरा देश है ये, हिंदू धर्म के अंदर ही जितनी विविधता है आप उसको खत्म कर देंगे। बड़ा दिलचस्प है कि ओवैसी और ओवैसी जैसे स्कॉलर्स कहते हैं कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है, आर्टिकल 25 की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए आप समान नागरिक संहिता नहीं ला सकते। लेकिन देखिए संविधान क्या कहता है इस पर, यूसीसी पर संविधान क्या कहता है। संविधान में एक आर्टिकल है 44, अनुच्छेद 44 में यूसीसी की चर्चा है। सोचिए आजादी के बाद जब संविधान आया तभी इसका जिक्र कर दिया गया था नीति निर्देशक तत्वों में। अनुच्छेद 44 के भाग 4 इसको लेकर इसमें लिखा गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित यह अनुच्छेद है। राज्य यानी देश के लिहाज से राज्य लिखा गया है। इसके मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात है उसमें। राज्य एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। संविधान में नीति निदेशक तत्व सरकारों के लिए गाइड की तरह है कि क्या करना है आपको आगे। इन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। अब आपको बताता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सरकार के लिए इसे पार्लियामेंट से पास कराना एक बड़ी चुनौती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरकार के पास जो नंबर्स हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये लोकसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोकसभा में कुल सांसद हैं 543, बीजेपी के पास है 303 और एनडीए के पास है 330। लेकिन इस कानून को, इसे कानून की शक्ल देने के लिए, बिल को यहां से पास कराने के लिए 2/3 यानी 2/3 बहुमत चाहिए। यानी बीजेपी को, एनडीए को चाहिए 362 सांसद यहां से पास कराने के लिए। अभी 330 है, यानी 32 सांसद लोकसभा में कम है। राज्यसभा चलिए, राज्यसभा में 250 सांसद हैं, बीजेपी के पास 92 है राज्यसभा में, एनडीए के पास 110 सांसद हैं। यहां 2/3 बहुमत चाहिए इसे पास कराने के लिए। 2/3 बहुमत के लिए 167 सांसद चाहिए, 167। यहां भी बीजेपी के पास सांसद पूरे नहीं है। इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि एक राय बनाई जाए
सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, विरोधी भी इस जरूरत को समझें जो 1948 में जरूरत समझी गई थी, वो 2023 तक अब तक समझ नहीं आ रही। ऐसा क्यों? देश के लोग क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिक समान संहिता, ये पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। इस देश में अगर वास्तव में तरक्की करना है, इस देश के लोगों में तरक्की होनी है, यूसीसी बहुत जरूरी है। विश्व के बहुत सारे देशों में यूसीसी लागू है। जहां अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक देश हैं, वहां भी यूसीसी लागू है। और हिंदुस्तान के लिए यूसीसी उतना ही जरूरी है जितना बुखार में बिना पैरासिटामोल के बुखार नहीं उतरता है, वैसे यूसीसी के बिना हिंदुस्तान का विकास संभव नहीं है। मोदी जी ने कोई मुद्दा उठा दिया तो वो हुआ नहीं है, आज उठा दिया और इलेक्शन हो या ना हो, आगे हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन यूसीसी जरूर लागू होकर रहेगा। अगर एक देश एक संविधान पे चलते हैं तो वो सबके लिए फायदेमंद है। ये कहाँ का देश का कानून होता है कि एक देश में 10 कानून चले, तो एक कानून सबके लिए लागू होना चाहिए। किसी के लिए धर्म विशेष, जातिगत कोई भी आरक्षण या कुछ भी नहीं होना चाहिए। यूसीसी का मतलब तो कुछ ऐसा है नहीं कि किसी को बाहर निकाल देंगे, बल्कि समान संहिता लागू होगा। एक देश में एक तरह के न्याय पद्धति है, एक तरह के आय हम चाहते हैं, तो एक तरह का नियम सबके लिए हो। अब देश का विकास क्या नदी नाले पहाड़ और जमीनों से होगा क्या? देश का विकास का मतलब है कि इस देश में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, हम उसका भी ध्यान रखें। जब हम सब लोगों का बराबर विकास करने की बात करेंगे तभी तो देश का विकास होगा। और अगर इस तरह का कोई कानून लाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है? आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री की पहली यॉर्कर थी यूसीसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल से बोलते हुए यह भी बताया कि ये जो विरोधी सब एक साथ आ गए, एक साथ आने के पीछे एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह क्या हो सकती है, सोचिए। पीएम ने कहा बड़ी वजह है भ्रष्टाचार। ये सब मोदी को हराने के लिए एक साथ नहीं आए, ये सब अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए और खुद के करप्शन पर एक्शन ना हो उसके लिए एक साथ आए। सुनिए जरा। जितने भी आइए, प्रधानमंत्री मोदी जो बात कह रहे हैं बेवजह नहीं कह रहे। आइए अब मैं आपको पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री जिन पर जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बताया 20 लाख करोड़ के घोटाले होंगे अगर सबको कैलकुलेट कर लें। कांग्रेस से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस के राज में 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ कांग्रेस राज में। लालू राज में देखिए, जमीन के बदले नौकरी घोटाला, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला हुआ, बाढ़ राहत घोटाला हुआ। सजा देते देते अदालतें थक गई। एनसीपी के राज में 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप एनसीपी पर। मनी लॉन्ड्रिंग केस, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला हुआ, सिंचाई घोटाला एनसीपी के वक्त में, अवैध खनन घोटाला हुआ। दीदी के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का वार था। शिक्षक भर्ती घोटाला, 23,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। रोज वैली घोटाला हुआ, शारदा घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, गो तस्करी घोटाला हुआ। लंबी चौड़ी लिस्ट है। दक्षिण भारत चलिए, तमिलनाडु में डीएमके पर अवैध तरीके से संपत्ति बनाने का आरोप लगाया, 1.25 लाख करोड़ की अवैध संपत्ति। मनी लॉन्ड्रिंग में बिजली मंत्री गिरफ्तार हो गए। ये आरोप प्रधानमंत्री मोदी के थे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से एक हुए ये लोग, ऐसा नहीं है, ये परिवार की वजह से भी एक हुए। भ्रष्टाचार में लिप्त परिवारों को भी बचाना है। तो देखिए पॉलिटिक्स में कौन कौन से परिवार हैं, देख रहे हैं आप। गांधी परिवार पॉलिटिक्स में, जिस पर पीएम ने वार किया, जो पूरी फैमिली, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, पूरा परिवार पॉलिटिक्स में। अगला परिवार दिखाइए जरा। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल, रामगोपाल, धर्मेंद्र यादव, सब पॉलिटिक्स में। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, सब पॉलिटिक्स में। महबूबा मुफ्ती और उनके पिताजी, ये सब पॉलिटिक्स में। पीएम मोदी ने सब पर हमले किए, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जब आप वोट देने जाइए 2024 के लिए, उससे पहले 23 में जहां जहां विधानसभा चुनाव है, तो क्या सोचकर जाना है वोट देने, वो सुनिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन लिया। प्रधानमंत्री ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। प्रधानमंत्री फुल फॉर्म में थे। विरोधियों ने जितनी फील्डिंग लगानी थी, पीएम के आज बैटिंग के आगे सब फ्लॉप हो गया। खबरों में आगे बढ़ते, बात भ्रष्टाचार की हो रही थी तो कानपुर लिए चलते आपको। कानपुर का एक और कैशलोक निकलकर सामने आया। कल मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, आज रियल तस्वीरें आ गई। ये देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये नोट के बंडल जो आप देख रहे हैं, ये कानपुर से निकले। देखिए, कल मैंने आपको दिखाया था कुछ करोड़, अब बताया गया 25 करोड़ रुपए। देखिए जरा, टेबल पर जो बंडल आप देख रहे हैं, ये कानपुर में जो कैश निकला है उसकी एक खेप भर है। अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने कल दिखाया था। कल सिर्फ बैग ने जरा सा मुंह दिखाया था नोटों का, आज बंडल के बंडल आपको दिखा दिया। अगली तस्वीर दिखाई। फाइनली आईटी की रेड आज समाप्त हुई। 5-6 दिन तक रेड चलती रही। अगली तस्वीर दिखाई जरा। रेड जिन ज्वेलर्स के यहां पड़ी है वो है राधा मोहन ज्वेलर्स के यहां रेड पड़ी है। और इसके बाद आपको बताऊं, अभी स्थिति यह है कि रेड आज खत्म हो गई है, लेकिन क्या क्या मिला है रेड में, जो बता रहा है कि कितना और कैश अभी निकलने वाला है। 600 करोड़ की संपत्ति का पता चला। ये रिपोर्ट देखिए। आखिर कानपुर में कितने कैश लोग हैं? दिसंबर 2021 में इत्र कारोबारियों के यहां मिली नोटों की गड्डियों की तस्वीर लोगों को अभी भी याद है। एक बार फिर नोटों की इतनी गड्डियां कानपुर में मिली हैं कि आयकर विभाग के अधिकारियों को इन नोटों को रखने की जगह नहीं मिल रही थी। फिर घर की एक बड़ी टेबल पर नोटों की गड्डियां बिछाई गईं। आयकर की टीम को कैश गिनने में भी वक्त लग रहा था। बाद में अधिकारियों को मशीन मंगवानी पड़ी और 5 दिन तक संपत्ति गिनी जाती रही। आखिर कैसे सोने के जरिए काले धन को सफेद बनाने का खेल खेला जा रहा था, इसके पर्दाफाश के लिए आयकर विभाग ने सर्राफा कारोबारी और बिल्डर्स के गठजोड़ पर रेड मार दी है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं, 6 दिन तक रेड चली है। गिनते गिनते अधिकारी थक गए, थक कर पसीने पोंछने लगे। गर्मी का महीना है, कानपुर में चिलचिलाती गर्मी। देखिए क्या क्या निकल कर आया है। कानपुर में 6ठे दिन खत्म हो गई है आईटी की रेड। ये इत्र की बोतल भी है, इसलिए लगाई गई। आपको याद आए, इत्र वाले भी कानपुर में ही थे। 300 अफसर 95 घंटे कार्रवाई में लगे रहे। 300 अफसर लगे थे गिनने में। अब तक 18 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। 10 करोड़ का कैश एक दुकान से अकेले मिला है। 7 करोड़ रुपए का 12 किलो सोना मिला है। 300 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। 300 करोड़। 1200 करोड़ की फर्जी खरीद के दस्तावेज मिल गए। 500 करोड़ की फर्जी बिक्री के सबूत मिले। जांच में आयकर विभाग को अहम जानकारियां मिली। राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ने अरबों का निवेश किया। रियल एस्टेट में अरबों रुपए का निवेश किया। राधा मोहन की कंपनी और ऋतु हाउसिंग पार्टनर है, और राधा मोहन की कंपनी जमीन लेने के बाद उसे लगाती है आगे और डेवलप करती है। टैक्स बचाने के लिए कई फर्जी कंपनियां बनाई गई थी और दिल्ली एनसीआर में कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। जांच के बाद फर्जी कंपनियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। रेड में आईटी की टीम को भारी भरकम डेटा भी मिला। आगे आपको बताऊंगा ये पकड़े कैसे गए। डेटा की जांच के बाद कई और लोग फंस सकते हैं। रडार पर कई बड़े पूंजीपति और कारोबारी भी हैं। देश भर में फैले हैं कारोबारियों के तार, बताया जा रहा। हमारे सहयोगी गौरव पिछले 6 दिन से अंदर रेड हो रही थी, गौरव बाहर थे। जरा गौरव की रिपोर्ट देखिए। के राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स में लगातार चल रही रेड आज 6वें दिन समाप्त हुई। आपको बता दें, इस पूरी रेड में अब तक 300 करोड़ की जो टैक्स की चोरी है वो सामने आई है। वहीं तकरीबन 1200 करोड़ की जो बोगस फर्म थी जिसमें परचेज दिखाई गई थी, वहीं तकरीबन 500 करोड़ की जो बोगस सेल परचेजेस थी वो दिखाई गई थी। इस पूरे मामले में अब तक 26 करोड़ रुपए की जो कैश है और जो सोना है वो बरामद किया था। इस पूरे प्रकरण में कानपुर के कई उद्योगपतियों के भी नाम सामने आए, जिसमें से रिचा हाउसिंग जो प्राइवेट लिमिटेड है उसका भी नाम सामने आया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कानपुर वाले करोड़पति पकड़े कैसे गए। एआई का नाम सुना है आपने? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अब आपको बताते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। ये हेरफेर में लगे थे, इन्हें लग रहा था पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन अब दुनिया कहां से कहां चली गई है, वो पुराना वाला दौर चला गया। देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। रेड से पहले आईटी टीम ने बहुत तैयारी की इनकम टैक्स विभाग ने। 6 महीने से व्यापारियों के खरीद बिक्री पर बारीक नजर थी, कौन क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, सर्राफा व्यापारी कितना सोना किसको बेच रहे हैं, कितना पैसा किस रियल एस्टेट कंपनी में लगा रहे हैं, हर चीज की पूरी डिटेल जानकारी जुटाई गई। रेड में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। एआई बहुत तेजी से डेटा को सर्च करता है। एआई के जरिए हर बड़े लेन देन पर नजर थी। यही काम पहले कागज और कंप्यूटर पर किया जाता था, उसमें हर लेन देन पर नजर रखना आसान नहीं होता था। अब वक्त बदल गया, एआई की मदद से पुराना डेटा आसानी से मिल जाता है। एक क्लिक किया आपने, एक एंटर किया और सारा डेटा सामने। पैन नंबर डालते ही लेन देन का ब्यौरा, कहीं आपने खरीदारी की हो देश दुनिया के किसी कोने में, सब कुछ सामने। कुछ व्यापारियों ने 1 साल में रियल एस्टेट में ज्यादा निवेश किया। जानकारी के बाद एआई के जरिए लेन देन पर नजर रखी गई। डिटेल सामने आने के बाद आईटी टीम ने रेड मारी, और जब रेड मारी तो फिर पैसा ही पैसा निकलकर सामने आया और बड़े बड़े सर्राफा व्यापारियों पर अब नकेल कस गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब आपको मुन्ना भाई से मिलवाते हैं। देखिए जरा कौन है मुन्ना भाई। ये है मुन्ना भाई, धरे गए हैं हाईटेक मुन्ना भाई एमबीबीएस। आपने देखी थी कैसे नकल कर रहे थे उसमें संजय दत्त। यहां ये मुन्ना भाई कान में ब्लूटूथ लगाकर पहुंचे थे, देख रहे हैं आप। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इनको एक बार। कान में ब्लूटूथ लगा था, नकल कर रहे थे। कान देखिए जरा, चिमटी से कान के अंदर का ब्लूटूथ निकाला जा रहा है। देखिए ध्यान से, ये देख रहे हैं आप। पुलिस वालों ने इन्हें पकड़ा मुन्ना भाई को, ये नकल कर रहे थे। ये देख रहे हैं कान के अंदर ब्लूटूथ घुसा के अंदर लगाया था, चिमटी से खींच कर निकाला गया। ये जो छोटा सा चिमटी में आप देख रहे हैं ये ब्लूटूथ है। इससे क्या था, इनको सारे सवालों के जवाब कान के अंदर मिल रहे थे। सोचिए जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक आगे बढ़ रहा है, नकल के तरीके, चोरी के तरीके भी बदलते जा रहे हैं और इतने एडवांस हो गए इन्हें पकड़ना ही मुश्किल है। देख रहे कान के अंदर पूरा ब्लूटूथ, चिमटी से खींच के निकालना पड़ा। यूपी SSSC का एग्जाम दे रहे थे मुन्ना भाई। आइए आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए एग्जाम चल रहा था, इन्हीं में बैठे थे मुन्ना भाई। कान में ब्लूटूथ था, सवाल पढ़ते थे। एक बार जब सवाल सुनाई देता था जो दूसरी तरफ है, और वो जवाब कान में दे देता था। अगली तस्वीर दिखाइए। अब ये मुन्ना भाई और मुन्ना भाई के साथ बाकी जो साथी हैं सारे भाई अरेस्ट हो गए। पुलिस ने सबको पकड़ लिया है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कैसे ये पकड़े गए, पुलिस को कैसे पता चला। यूपी में सोमवार को ग्राम विकास अधिकारी के चयन की परीक्षा हुई। यूपी के कई जिलों में आयोजित की गई थी परीक्षा में नकल कराने का हाईटेक मामला है। ये मामला यह कि आजमगढ़ में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया जो कान के भीतर ब्लूटूथ लगाकर परीक्षा दे रहा था। कमलेश नाम का युवक परीक्षा के दौरान धीरे धीरे बातें कर रहा था। शक हुआ पुलिस वालों को बुलाया गया। उसके बाद पुलिस ने आरोपी कमलेश को पकड़ा, कड़ाई से पूछताछ की कमलेश से, तो उसने बताया कि वो ब्लूटूथ की मदद से नकल कर रहा था। पुलिस ने कहा ब्लूटूथ दिखाओ, तो युवक ने कहा ब्लूटूथ कान के अंदर है। फिर पुलिस ने डॉक्टर की मदद से कान से ब्लूटूथ निकलवाया। पेपर लीक नकल रोकने को लेकर यूपी एसटीएफ भी पूरी तरह से अलर्ट है और नकल कराने के मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सॉल्वर गैंग के पास से एक मोबाइल फोन, एयरपॉड जैसे कई उपकरण भी मिले हैं। आइए अब आपको बताऊं ये नकल हो कैसे रही थी, नकल के लिए कैसे अकल लगा रहे थे। देखिए जब पकड़े गए अब तो नकल कराने के लिए पूरा रैकेट था, उसके जरिए नकल कराई जा रही थी, लेकिन कान में ब्लूटूथ था, कैसे जवाब मिल रहे थे। ये मुन्ना भाई को देख रहे हैं। होता यह कि ब्लूटूथ डिवाइस को कान के अंदर फिट कर देते हैं और ब्लूटूथ एक मोबाइल से कनेक्टेड होता है और अभ्यर्थी क्या करता है, बैग लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंच गया, उसने मोबाइल को कॉल पर लगाकर ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रख दिया।
कान में फिट ब्लूटूथ मोबाइल से जुड़ा होता है, जो मोबाइल बाहर रखा है। ब्लूटूथ की मदद से अभ्यर्थी सॉल्वर गैंग से जुड़ गया। ब्लूटूथ ईयरबड की मदद से अभ्यर्थी सवाल बताता है, क्योंकि कोई भी शख्स सवाल का जवाब देने से पहले उसे पढ़ता है। तो जब वो पढ़ेगा तो ब्लूटूथ की मदद से सॉल्वर सुन रहा है, उसे समझ में आ गया सवाल कौन सा है और वो जवाब देगा तो कान में सुनाई देगा। बाहर बैठा सॉल्वर गैंग उस सवाल का जवाब देता है। इसी हाईटेक तरीके से ये नकल कराई जा रही थी। एक अभ्यर्थी ने नकल पर खुलासा भी किया है। 8 लाख में उसने सॉल्वर गैंग से सौदा किया था। पेपर माफिया पहले पेपर लीक कराता था, योगी की सख्ती के बाद सॉल्वर गैंग एक्टिव हो गया, पेपर सॉल्व करा देता है। अब सॉल्वर गैंग पर भी एसटीएफ ने शिकंजा कस दिया है। तो योगी राज में शिकंजा कस गया है। योगी राज में एक और बड़ा एक्शन हुआ। एक्शन यह है कि योगी अब दंड देने का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब दंड में ज्यादा इंतजार नहीं करना है। उत्तर प्रदेश में योगी के इंसाफ का स्टाइल सभी को पता है, लेकिन अब कोर्ट से इंसाफ भी सिर्फ 30 दिनों में मिल जाएगा। जी हां, 30 दिनों में इंसाफ होगा। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में एक एनकाउंटर हुआ। 1.25 लाख का इनामी गुफरान जो था वो एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं 2 जिन्हें लाद कर ले जा रही है पुलिस। ये 2 और एनकाउंटर हुए, दोनों के पैर में गोली लगी है। तीसरी तस्वीर दिखाइए। और ये आप देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चल रहा है। एक रेप और हत्या का आरोपी, लव जिहाद का आरोपी फतेहपुर की तस्वीर है, जिसके घर को योगी के बुलडोजर ने गिरा दिया है। तो योगी का स्टाइल है फौरन इंसाफ का। जरा रिपोर्ट देखिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपराध का फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं। योगी राज में अब सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में हिसाब होगा। यूपी में पीड़ितों को तुरंत न्याय मिले, योगी की यही कोशिश होती है। उमेश की हत्या हुई, असद ढेर कर दिया गया। माफिया ने जमीन कब्जाई तो बुलडोजर चल गया। जो अभी भी उत्तर प्रदेश में हैं, उनके हर अपराध का हिसाब हो रहा है। अपराधियों के खिलाफ योगी ने नई मुहिम शुरू कर दी है। योगी की मुहिम पर पूरे यूपी में एक्शन शुरू है। यूपी में अपराधी अब तारीखों का खेल नहीं खेल पाएंगे। सिर्फ 30 दिन में अपराधियों को योगी की पुलिस सजा दिलाएगी। आइए, अब मैं बताने जा रहा हूं यूपी में होने क्या वाला है। बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। कोई भी मामला हो, बड़ा अपराध है, सिर्फ 30 दिन में इंसाफ होगा कोर्ट कचहरी से। कैसे होगा ये देखिए जरा। तैयारी ये है, इसे कह रहे हैं ऑपरेशन कन्विक्शन, यानी सजा दिलाना। यूपी में अपराध पर ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत हो रही है। 30 दिन में अपराधियों को सजा दिला दी जाएगी यूपी में, सिर्फ 30 दिन में। 3 दिन में बड़े अपराधियों पर चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा। 3 दिन में कम समय में अपराधियों को सजा दिलाना मकसद है। हर दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। सभी जिलों में 20-20 केस की फाइल तैयार होगी। 75 शहरों में गंभीर अपराधों को शामिल किया जाएगा। पॉक्सो एक्ट, बलात्कार, हत्या जैसे अपराध इसमें शामिल होंगे। लूट, डकैती, धर्मांतरण और गौकशी भी शामिल होगा। गंभीर अपराध से संबंधित मुकदमों की अलग लिस्ट बनेगी। हर महीने अपराध को लेकर समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के आधार पर कमिश्नर और एसपी की रैंकिंग होगी। मुख्यालय पर समीक्षा के लिए एक विंग बनाई जाएगी और वो विंग इस पर एक्शन लेगी। अब सुनिए जरा उत्तर प्रदेश के डीजीपी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। माफिया के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत वर्ष 2017 से लगातार कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्वक विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में कठोर सजा दिलाई जा रही है। नई कार्ययोजना तैयार की गई है जिसे ऑपरेशन कन्विक्शन का नाम दिया गया है। आइए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि योगी राज में जो एक्शन हुआ वो 3 बड़े एक्शन।
कौशांबी में 1.25 लाख का इनामी गुफरान ढेर कर दिया गया। गुफरान प्रतापगढ़ का कुख्यात अपराधी था। यह अपराधी 7 मामलों में वांटेड चल रहा था। गुफरान का IS 227 अतीक गैंग से भी लिंक मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। गुफरान का अपना अलग गैंग भी चलता था। प्रयागराज में इस अपराधी पर 1 लाख का इनाम घोषित था, जबकि सुल्तानपुर में 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। मौके से पुलिस को 9mm कार्बाइन, 32 बोर के पिस्टल बरामद हुआ है। यूपी के मथुरा में एक और एनकाउंटर हुआ। मथुरा के छाता पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों से बंदूक, 2 तमंचे बरामद हुए हैं। फतेहपुर में लव जिहाद के आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। आरोप है कि सिकंदर ने हिंदू बनकर लड़की से बात की। इसके बाद शादी समारोह से लड़की को अगवा कर बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। जंगल में उसे फेंक दिया, जिसके बाद योगी ने बुलडोजर चलाया उसके घर पर। तो योगी राज में अब 30 दिन में इंसाफ की गारंटी होगी। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण। लॉक, सेहत से भरा घर का खाना। फॉर्चून सोयाबीन ऑयल। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं।